शिवानी बीच में आई थी मैम, 10-15 मिनट की क्लास कर पाई थी देवेंद्र सर की मैम। वो फिर बीच में जाना पड़ा, वो तबीयत खराब हो गई मैम। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही पा रही मैम, बहुत ही अब आ कम रही आ है रही है। आवाज? बहुत ही कम आ रही है मैम, आ तो रही है मैम, बहुत ही कम। बहुत कम आ रही है। यस अच्छा, मैम। मौसम भी दूसरा है तो मुझे ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। अब आ रही है? अब थोड़ा सा जोर की बोलती है। अब आ रही है आवाज? यस मैम, अब आई वैसे। अब आ रही है आवाज? ठीक है। यस मैम। चलिए, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में यूनिट कर रहे थे परसेप्शन के बारे में। ठीक यस है। मैम। यस मैम। तो परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, किस तरह से परसेप्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, किस तरह से परसेप्शन जो है, आवाज आ रही है ना कि आपको? यस मैम, अब आ रही है। आ रही है। और किस तरह से परसेप्शन सेंसेशन से अलग होता है, वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि यस परसेप्शन, मैम। रिवाइज कराती है कि परसेप्शन जो है बेसिकली पूरा प्रोसीजर है, किस तरीके से हम किसी चीज को, किसी स्टिमुलस को देखते हैं एनवायरनमेंट में, उसके बारे में हम देखने के बाद कुछ रिसीव करते हैं, और उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, और फिर उसके बाद उस एनवायरनमेंट को एक मीनिंग देते हैं। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के संदर्भ में एक दृष्टिकोण या राय कायम करते हैं। और ये सेंसेशन से इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि वो बेसिकली फिजिकल होता है, और ये जो है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों होता है, क्योंकि देखने के बाद हम राय कायम करने के बाद जो कहते हैं दैट इज परसेप्शन, और वो है देखने के बाद तुरंत फर्स्ट रिएक्शन होता है, दैट इज सेंसेशन। तो ये सारे सेंसरी इंप्रेशन को गैदर करते हुए अपनी बात को कहता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को टच करके भी पता लगाते हैं, या किसी चीज़ को देख कर, किसी चीज़ को महसूस कर कर, किसी चीज़ को सुन के, तो ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, इसलिए इनके अंतर्गत सेंसरी इंप्रेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। यस ठीक है, मैम। तो ये आपका हो गया बेसिकली परसेप्शन, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंस की आपको बताई थी किस तरीके से वो एक ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस, अभी तो बहुत नॉर्मल बताई है, फिर हम प्रॉपर उसको एंड में जो इसका मेन जो लेक्चर हो वो ऑर्गेनाइजेशन की, हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका क्या रोल है उसको, उसके संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं। तो हमें यस मैम। पहले परसेप्शन को जानना होगा, फिर समझ में आएगा किस प्रकार से परसेप्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब हम यस। आज पढ़ेंगे, मैंने उस दिन ऑर्गेनाइज इसका परसेप्शन का प्रोसेस भी आपको बता दिया था, कैसे कैसे वो इनपुट होता है और किस तरीके से। आज मैं आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में जो है वो बताऊंगी कि किस तरीके से इसके कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेस, यस। कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शनल प्रोसेस। ठीक है, तो यस सबसे मैम। पहले क्या होता है, इनपुट। ठीक, खोल दीजिए हेडिंग इनपुट। यस मैम। तो जो परसीवर होता है, जिसको परसीव करना है, वो बेसिकली अपने एनवायरनमेंट में वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, कुछ लोग भी हो सकते हैं, उसके संदर्भ में जो भी जिसके बारे में उसे परसेप्शन बनानी है, वो उसके लिए क्या रोल प्ले करता है, वो उसके लिए एक इनपुट की तरह होता है, विच ही गैदर्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, whether it is in a form of an event, whether it is in a form of an object, whether it is in a form of a people, मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसके बारे में हमें कोई जो है परसेप्शन या एक दृष्टिकोण बनाना है या उसको समझना है प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, तो वो एक तरीके से उसके लिए एक इनपुट का काम करता है। यस मैम। और फिर नेक्स्ट आ जाता है, आप नेक्स्ट इसमें स्टेप लिखिए, पर परसेप्शनल नहीं परसेप्चुअल मैकेनिज्म, परसेप्चुअल मैकेनिज्म। मैम बस एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। परसेप्चुअल यस मैम। फिर मैम आगे। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। 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 यस यस। उसमें आप लिखिए इनपुट अलग हो गया, और सेकंड था परसेप्चुअल मैकेनिज्म, इसमें आप सब पॉइंट्स लिखिए। इसमें फर्स्ट डाल के लिखिए सिलेक्शन, यस यस। सिलेक्शन। यस मैम। ठीक है, सिलेक्शन, फिर उसके बाद लिखिए ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन,
Yes, ma'am. फिर है इंटरप्रिटेशन। एक Yes. तरीके से आप इसे जो अलग से भी पूछा जा सकता है, वो पूछा जाता है व्हाट इज परसेप्चुअल सिलेक्शन। आप इसको एक जैसे सिलेक्शन मैंने परसेप्चुअल मैकेनिज्म के अंदर ये तीनों चीजें मैंने पॉइंट्स बताए, वैसे जैसे से हम बोलेंगे वो कैसे बोलेंगे, परसेप्चुअल सिलेक्शन, परसेप्चुअल Okay. ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये शॉर्ट Yes, ma'am. क्वेश्चंस में कभी पूछा जा सकता है व्हाट इज परसेप्चुअल सिलेक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग परसेप्चुअल सिलेक्शन। ठीक है, Yes, ma'am. एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके बाद। ठीक है, तो सिलेक्शन क्या है कि ये environment में से केवल it takes only those stimuli that are relevant and appropriate for an individual। जो उस perceiver के लिए stimulus रेलिवेंट होंगे, अप्रोप्रिएट होंगे, केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, उन्हीं इवेंट्स को, उन्हीं को वो अपने लिए सिलेक्ट करेगा या उन्हीं को वो लेगा सिलेक्ट, क्योंकि हमारा क्या काम है सिलेक्शन, क्योंकि सब चीजें इन्वायरमेंट में साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं और हमारे लिए सब चीजें जो है इम्पोर्टेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, मान लो जेंडर इनक्वालिटी पे फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, हम उसके लिए मैटर कलेक्ट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम किसी न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में तो स्पोर्ट्स के बारे में भी, इकोनॉमी के बारे में, हम केवल उतना ही पोर्शन लेंगे जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट या उस मतलब जिस चीज के बारे में हम लिखना चाहते हैं उससे कनेक्ट करता हुआ होगा। ठीक है, Yes. तो इस प्रकार की Yes, ma'am. सिलेक्शन इसे कहते हैं। इट टेक्स ओनली दोस stimulus from the environment which are appropriate and relevant for the individual or perceiver। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। भाई हमने कोई चीज बहुत सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की इन्वायरमेंट से ली, फिर हम प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम इसे प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव में समझ सकें। भाई हमें जेंडर इक्वालिटी फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं या कोई और टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हम बहुत सारी जगहों से हम उस संदर्भ में मैटर कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम उसको एक फ्रेमवर्क दे सकें। जब तक हम उसको फ्रेमवर्क नहीं देंगे तब तक वो हमें ढंग से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब जब हमने एक बार उसको ऑर्गेनाइज कर दिया फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर हम उससे जो डिफरेंट जो मीनिंग्स हैं वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे इंटरप्रेट करने के बाद कि किस तरीके से वो क्या कहते हैं ये बात जो हमने उसके संबंध में मैटर कलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें तो हम किसी के बारे में एक दृष्टिकोण बना रहे हैं, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई इवेंट है या इंडिविजुअल है, तो वो हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में इन्फ्रेंसेस जो ड्रॉ कर पाएंगे वो उस इंटरप्रिटेशन के बाद ही कर पाएंगे उस सब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट या उस इवेंट के या इंडिविजुअल के संदर्भ में। फिर आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग, इसमें है आउटपुट, इनपुट, परसेप्चुअल मैकेनिज्म, इसमें 3 पॉइंट, फिर उसके बाद आउटपुट। Yes, ma'am. वो क्या है, चेंज इन एटीट्यूड, ओपिनियन एंड बिलीफ, उसके बारे में अब वो हमारा जो हम पहले सोच रहे थे या नहीं भी सोच रहे थे, कुछ नहीं कह पा रहे थे, उसके संदर्भ में हमारे दिमाग में वो इम्प्रेशन आ गया कि वो एग्जैक्टली है क्या, हम उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझ पा रहे हैं, उसके संदर्भ में हमने एक ओपिनियन या अपनी एक राय कायम कर ली। तो आउटपुट हमारा ये रहेगा, ये पूरे मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद उसका आउटपुट, इनपुट तो क्या है हमने वो सारी इंफॉर्मेशन ली और फिर उसके बाद हमने उसको सिलेक्ट किया, उनमें से ऑर्गेनाइज किया, फिर इंटरप्रेट किया और फिर उसके बाद वो आउटपुट निकल के आएगा और वो क्या होगा उसके आधार पर हमारा ओपिनियन बनेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ द परसीवर। ठीक है ना, जो परसीव कर रहा है, अब हमारा जो बिहेवियर होगा वो उस पूरे एनालिसिस के बाद का होगा कि जो हमने उसके संदर्भ में एक ओपिनियन कायम कर लिया। मैं मान लो तुम्हारी स्टडी कर रही हूँ, भाई तुम एज अ स्टूडेंट कैसे हो, तो मैं पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, फिर डिफरेंट लोगों से पूछूंगी, और भी टीचर से तुम्हें पढ़ा रहे हैं उनके बारे में पूछूंगी, आपके साथ के फ्रेंड्स से पूछूंगी, क्लासमेट से पूछूंगी आप कैसे, फिर पूरे गैदर करने के बाद फिर मैं उनको उसमें से देखूंगी क्या क्या सिलेक्ट करने वाली है एनवायरनमेंट में, फिर ऑर्गेनाइज करूँ, फिर इंटरप्रेट करूंगी, फिर आपके बारे में एक राय कायम करूंगी, फिर मैं प्रॉपरली आपके साथ उसी के अकॉर्डिंग क्या करूंगी, बिहेव करूंगी। तो मेरा बिहेवियर जो है वो पूरे प्रोसेस या पूरे मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद होगा, जो मैंने आपके बारे में एक दृष्टिकोण, उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, जो मैंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो आपके लिए एक दृष्टिकोण बनाया है, फिर मेरा बिहेवियर जो है वो उस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am.
तो इस तरीके से जो है परसेप्शन जो है वो काम करता है। अब इसमें आ जाता है अब हमको अलग अलग हर चीज को डिटेल में पढ़ना है। जैसे परसेप्चुअल मैकेनिज्म में मैंने पहले क्या बताया आपको, सिलेक्शन, क्योंकि हमें जब सिलेक्शन। डिटेल में पढ़ना ना कि किस तरीके से जब हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, या हमें कौन से वो फैक्टर्स उसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे, या हम ऐसे ही विदाउट एनी इन्फ्लुएंसिंग विद एनीथिंग हम कोई चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, या और भी कोई चीज़ें हैं जो हमको सिलेक्ट करने में प्रभाव डालती है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आ जाइए इसमें सिलेक्शन। So what is selection? भाई many things are happening in the environment simultaneously. बहुत सारी चीजें जो हैं एक साथ जो है environment में चल रही है, और we cannot pay equal attention to all those things. तो हमारे लिए जो relevant है that is selected and given attention, that is collected from that environment. इसे हम क्या कहेंगे, it is called as perceptual selectivity. ठीक है, तो ये परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी क्या है कि जो बहुत सारी चीजें which are running simultaneously in the environment, out of which are relevant for us, that I have selected from that environment, it is called as perceptual selectivity या perceptual selection. ठीक है, यस मैम। अब वो कौन से, अब ऐसा करते वक्त मैं किन किन चीजों का ध्यान रखूंगी, कौन कौन से फैक्टर्स मुझे इन्फ्लुएंस करेंगे, वो है the following factors govern the selection of stimuli. वो है external factors and internal factors. पहली चीज हम यस। जानेंगे what is perceptual selection, and second चीज is the factors influencing in selection of stimuli. stimuli का मतलब object, event या individual, जिसके बारे में भी हम जो है information collect कर रहे हैं, that is called stimuli. यस मैम। और वो कैसे, दो प्रकार के हैं, दैट फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, यस। तो कुछ बाहरी होते हैं और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं। दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। अब सबसे पहले हम लेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में लिखिए सबसे पहले साइज, यस मैम। फिर दूसरा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, यस मैम। तीसरा है रिपीटिशन, यस यस मैम। फिर नेक्स्ट है स्टेटस, यस। फिर है कंट्रास्ट, यस मैम। तो फिर नेक्स्ट है मूवमेंट, यस मैम। फिर है नॉवेल्टी एंड फेमिलियरिटी, नॉवेल्टी नोवेल्टी एंड फेमिलियरिटी, फेमिलियर होना, दैट इज फेमिलियरिटी। यस मैम। फिर है नेचर, यस। ठीक है, तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं व्हेन वी सिलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले है साइज। साइज का मतलब क्या है, अगर उस ऑब्जेक्ट का जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं अगर वो साइज में बड़ा है, दैट स्टिमुलस इज इन बिगर इन साइज, तो वो हमारे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब उससे संबंधित जो फैक्टर जो हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, जो साइज है उस चीज़ का, वो हमें कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पैदा करता है। अगर वो छोटा है तो हम जल्दी से उस चीज़ से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन यदि वो साइज में बड़ा है तो हम आसानी से उससे अट्रैक्ट, मतलब उसकी उस स्टिमुलस की चूज करने की जो जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या कहते हैं, मतलब वो कितने इंटेंस तरीके से काम कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमको मालूम, मैं कह रही हूँ कि तुम्हें सर बुला रहे हैं, तो मैंने इससे कहा कितने इंटेंस हो गए, तुम सर बुला रहे हैं, तो सर के नाम पे तुरंत आप इंटेंस हो, फटाफट आप क्या करोगे, फटाफट सर के रूम में चले जाओगे, वहाँ पे सर यस। बुला रहे हैं। तो इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इन्वायरमेंट से सिलेक्शन में हमको
इंटेंसिटी जो है वो मतलब कितना इंटेंस हो मतलब वो कितना इंटेंस है वो फैक्टर, इस पे वो डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उतना ही उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। yes, फिर है रिपीटिशन। आप इसको इन फैक्टर्स को आप ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल के रूप में जब समझने का प्रयास करेंगे तब आपको उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब किसी बॉस ने किसी को ऑर्डर दिया उसको बुला कर लाओ, तो मैं बॉस उस व्यक्ति की, क्योंकि हमें क्या समझना है बेसिकली लोगों का बिहेवियर, उस जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, जो मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, उसको काम लेना है लोगों से। अब उस लोगों से काम लेने के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मैनेज करना आना चाहिए। और मैनेज करने में मैनेज आप तब करोगे जब आप उनकी, अब इसको इस तरीके से कनेक्ट करो इन फैक्टर्स को, तब ज़्यादा बेहतर कर। हम yes, काम बेहतर तरीके से तब कर पाएंगे जब हम वहाँ पर काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को समझेंगे। अभी हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे हैं ना, अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से आगे की चीज़ समझो, क्योंकि हर चीज़ को इन डेप्थ आप समझते चले जा रहे हो। पहले ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइज कर रही है, फिर मैनेजमेंट को लोगों से काम कर, उसमें काम करने वाला इंडिविजुअल। मैनेजमेंट सही तरीके से काम कब कर पाएगी जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, जो वो बिहेवियर को सही प्रकार से समझ पाएगी। और बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब लोगों की मनोस्थिति को समझ पाएंगे, लोग कैसे हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, वो कैसे सोचते हैं। जब वो मैनेजर उनको सही प्रकार से समझ पाएगा तभी वो उन लोगों को से सही प्रकार से काम ले पाएगा। अब उसको मैनेजर को पता है कि अब मैं उसको बोलूंगा कि बॉस बुला रहे हैं, तो उस पर क्या होगा, वो तुरंत आएगा। अब मैं थ्रू प्रॉपर चैनल ना कह के कहूंगा कि आप उससे बात कर लो या उसको बोल देना उससे बात कर लेगा, तो वो इतनी जल्दी उस चीज को नहीं पकड़ेगा। अब उसको पता है कि तुरंत बॉस ने बुलाया है, ऊपर वाले मेरे ऊपर वाले बॉस ने बुलाया है, ऊपर वाले डायरेक्टर ने बुलाया, तो तुरंत भागा चला जाएगा विदाउट एनी डिले। ठीक है कि नहीं? तो ये इंटेंसिटी जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। yes, तो yes, सिचुएशन पे डिपेंड करता है हम किस सिचुएशन में उसको ले रहे हैं। अब रिपीटिशन, अब उसको भी इस तरीके से समझो। रिपीटिशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बार बार कि हमें किसी से काम कराना है, हम उसे बार बार रिमाइंड कराना है, रिपीट कर रहे हैं। भाई हमने एक बार किसी को कह के छोड़ दिया तो होगा, डिले भी हो सकता है, वो आज करे, कल करे, परसों करे। अब जब हम उसे बार बार रिमाइंड करा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उसे समझ में आएगा भैया अब नहीं करूंगा, अब करूंगा तो अब रिपीट हो जाएगा, अब वो दोबारा बोलेगा बहुत, इससे पहले भैया अपना काम कर। तो रिपीटिशन जो है, तभी तो क्या है, इसे आप घर में भी फॉलो कर सकते हो। जैसे हमें कोई काम करना है तो पापा मम्मी उनको बार बार याद है, बेटे ये काम करना है आपको, इस तरीके से करना है आपको, इस तो बार बार उस चीज को रिपीट किया जाता है, क्योंकि ये आपकी मनोदशा पर या आपके दिमाग पे प्रेशर डालता है कि आपको वो काम करना है। ठीक है कि नहीं? तो ये एक yes, तरीका है काम करने का। तो हम उस चीज को समझते हैं कि यदि हम इसको बार बार रिपीट कराएंगे ना तो फिर ये काम टाइम से कर लेगा। यदि हम उसको रिमाइंड कराते रहेंगे और रिमाइंड नहीं कराएंगे तो भूल जाएगा काम को, फिर ये डिले करके काम करेगा या प्रायोरिटी पे काम नहीं होगा। तो रिपीटिशन भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है स्टेटस। जो हाई स्टेटस पीपल है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो परसेप्शन को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, उनकी बात जो है ज्यादा जो है प्रभाव डालेगी। और जो ज्यादा स्टेटस वाले नहीं उनका प्रभाव इतना नहीं। फिर आता है कंट्रास्ट। जो सराउंडिंग में चीज चल रही है और ऑब्जेक्ट जो हम चूज कर रहे हैं, यदि उसके वो कंट्रास्ट में है तो हमारी अचानक निगाह पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक बैकग्राउंड है और उसमें नहीं नहीं इससे भी अच्छा आप ये लोगो, कोई गार्डन है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वाइट है, पिंक है, जो जो फेमिलियर कलर्स हैं, वाइट, पिंक, रेड, और सडनली आप एक मल्टी कलर्ड देखोगे, उसमें पिंक और ऑरेंज का एक मतलब जिसे कहते हैं मिक्सचर हो, तो yes, वो तुरंत आपको अट्रैक्ट करेगा। तो तुरंत आप उसको, जैसे मान लो आप बुके बना रहे हो, तो बुके किसका बनाना है, फ्लावर्स का बनाना है, तो आप डिफरेंट फ्लावर्स को चूज करते हो। तो वो जो तो भाई वहां पर तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, आप मान लो आपको 20 फ्लावर्स चूज करने हैं, तो कौन से, तो सबकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कौन से 20 फ्लावर्स आप चूज करोगे। तो उसमें क्या होगा, जो कंट्रास्ट, जो सबसे ज्यादा हमको अट्रैक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सारे एक जैसे हैं, पीले हैं, नीले हैं, मतलब येलो हैं, इस टाइप के हैं, और एक आपने मल्टी कलर देखा, तो वो आपको वो कंट्रास्ट जो है
जो सराउंडिंग से हल्का सा हटके है, तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा। आप तुरंत उसको अरे ये तो बहुत डिफरेंट सा है, तो वो कंट्रास्ट जो है आपको, आपका नोटिस जो है उससे ज्यादा पड़ेगा, आप उसको पहले तोड़ लोगे, ठीक है नहीं? तो इसे हम इस तरीके से कंट्रास्ट जो है वो रोल प्ले करता है। फिर मूवमेंट, जो स्टैटिक चीज है, जो जमी हुई है, जो एक जगह रुकी हुई है, वो आपको ज्यादा जो है प्रभावित नहीं करती। जो मूविंग चीज है, सब कुछ रुका हुआ, सडनली आप कुछ मूव करता हुआ देख, तो वो चीज आपके नोटिस में, आपके ध्यान में तुरंत आती है। तो मूविंग चीज, जो मूविंग वस्तु जो है, चलती हुई चीज जो है, वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट या सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर मैंने आपको बताया नॉवेल्टी एंड फेमिलैरिटी। देखिए, नॉवेल्टी का मतलब होता है नयापन। जिस चीज में नयापन होता है, वो कहीं ना कहीं चीज हमको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे आप किसी काम को करने के मतलब जनरल वही तरीका, आप एक फेमिलियरिटी भाई, जिससे आप जिस काम को करने के जिस तरीके से आप फेमिलियर हैं, आप उस काम को उसी तरीके से करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उस काम को जानते होंगे, उस काम से आप फेमिलियर होंगे। लेकिन कई बार ये भी प्रभाव डालती है, लेकिन कई बार नॉवेल्टी भी प्रभाव डालती है। जैसे मान लो कोई नया तरीका आपको सडनली आपको देखने को मिला, तो आपको वो चीज कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगी, हाँ इसमें कुछ, इस चीज में कहीं ना कहीं जो है वो नयापन है। तो आपको ये फैक्टर भी जो है कहीं ना कहीं, ये एक्सटर्नल फैक्टर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नॉवेल्टी एंड फैमिलियरिटी, they both play an important role in selection of that stimuli from the environment। यस ठीक मैम। है, फिर नेचर। नेचर का मतलब ये है, इस संदर्भ में यदि हम नेचर की बात करें, तो वस्तु का नेचर कैसा है, वेदर इट इज ऑडियो और वेदर इट इज अ विजुअल। हमें विजुअल, अब जो चीज हम देख के, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेडियो में कोई खबरें सुन रहे हैं, न्यूज न्यूज सुन रहे हैं, तो हमको चीज आता है, लेकिन सडनली हमको वही चीज हमें देखने को मिल जाएगी, तो वो चीज हमको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। हम कहेंगे नहीं वो बेटर है, वो हमें देखना है, वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, तो हम उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। इस यस मैम। प्रकार से ये सारे जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं अपने तरीके से प्रभावित करने का काम करते हैं। अब आ जाते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स। अब हेडिंग डालिए इंटरनल फैक्टर्स। यस यस मैम। जैसे सबसे पहले है लर्निंग, यस मैम। फिर है मोटिवेशन, यस मैम। फिर है पर्सनालिटी, यस फिर है आपका एज डिफरेंस, यस इंटरेस्ट, फिर नीड, नीड, यस मैम। फिर एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस, AMBIVALENC, फिर यस मैम। मिक्स फीलिंग, फिर है पैरानॉइड परसेप्शन, यस ठीक है? तो ये बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं परसेप्शन को प्रभावित करने का काम करते हैं। कोई व्यक्ति, इसका मतलब ये, कोई व्यक्ति एनवायरनमेंट से किन चीज़ों को या किन स्टिमुलस को वो गैदर करता है या उनको सिलेक्ट करता है, ये बहुत सारे उसके इंटरनल फैक्टर्स भी जो रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले लर्निंग। लर्निंग का क्या मतलब है, यदि उस वस्तु से जो स्टिमुलस उसे वहां से कलेक्ट करना है या सिलेक्ट करना है, उससे वो जानकार है पहले से, फिर काम करने का कोई तरीका हमको सिलेक्ट करना है, उसमें से दो तरीके जो हैं फॉर एग्जांपल, वो हम उससे पहले से ही उसको जानकार है, उसकी जानकारी जिसे है पहले से उसने हम जिसे कहते हैं वेल एजुकेटेड है, उस मामले में उसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो चीज़ हमको प्रभावित करेगी। फिर हम क्या चाहेंगे कि वही तरीका, उस तरीके से हम उसको फॉलो करें और वही तरीका अपनाया जाए, जिससे कि हम उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। क्योंकि हम कोई नया तरीका अपनाएं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो,
उसको सीखने में समझने में हमें टाइम लग सकता है, हम उसे प्रॉपर वे में नहीं कर पाए। और जो चीज़ हम पहले से जानते हैं उसको यदि हम सिलेक्ट करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है काम कर पाएंगे। तो जो लर्निंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इम्पॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर माना जाता है। फिर मोटिवेशन, कई बार जिसे कहते हैं किसी को प्रेरित करना, यदि हम उस चीज से मोटिवेटेड, हमें किसी किसी के द्वारा उस चीज से मोटिवेटेड हैं, अब प्रेरित हैं, तो हमें वो कहीं ना कहीं उस चीज को सिलेक्ट करने में जो है ज्यादा, मतलब वो चीज उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। फिर किसी इंसान का पर्सनालिटी, वो किस टाइप का है, किस व्यक्तित्व का है, खुलेपन वाला है, नैरो माइंडेड है, या ठीक ठीक सोचने रखने वाला, तो ये सब चीजें उसकी भी सिलेक्शन ऑफ दैट स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो भी उस पर पूरा पूरा प्रभाव डालती है। वो उसी हिसाब से उस चीज को चुनेगा एनवायरनमेंट में से कि भाई वो कैसे है, खुले, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टीम बनानी है किसी काम को करने के लिए, अब बॉस किस प्रकार का है, वो टीम, काम तो वही है, मान लो दो बॉस हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर के व्यक्ति हैं, यदि वो, अब एक है खुली सोच वाला व्यक्ति और एक है रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल फॉलो इस टाइप का व्यक्ति, तो वो व्यक्ति जो टीम चुनेगा वो अलग तरीके की होगी, और जो खुले सोच वाला व्यक्ति जो टीम चुनेगा वो अलग तरीके की होगी, क्योंकि पर्सनालिटी जो व्यक्ति की है वो उस सिलेक्शन के मामले में प्रभाव डालती है। अब देखते हो आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो, फिर कई बार होता है कि हमें लगता है कि नहीं भाई हम हमारा इंटरव्यू तो बढ़िया गया, बस सिलेक्शन उस व्यक्ति का हो। भाई जो वो व्यक्ति सिलेक्ट करने के लिए जो वहां पर बैठा हुआ है, उसकी पसंद क्या थी, उसकी सोच क्या थी, उसकी पर्सनालिटी क्या थी, वो व्यक्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। वो खुलेपन वाला व्यक्ति था, उसने उसी प्रकार की सोच के व्यक्ति को सिलेक्ट कर दिया। तो पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व भी है, वो भी सिलेक्शन पर प्रभाव डालता है। फिर एज डिफरेंस तो बिल्कुल डालती है। भाई वो उम्र दराज व्यक्ति है या यंग जनरेशन है। अभी तुम्हें पता है यंग जनरेशन की सोच में और ओल्ड जनरेशन की सोच में बहुत डिफरेंस होता है, जिसे कहते हैं ना जनरेशन गैप, ठीक है कि नहीं। अब इसको इसमें से जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, यदि वो छोटी उम्र का व्यक्ति है तो वो और तरीके से उस काम को करेगा, यदि कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति है वो और तरीके से काम कर, बड़ी उम्र वाले व्यक्ति क्या होता है, जनरली सेट तरीकों को ही बढ़ावा, सेट तरीकों को ही फॉलो करते हैं, उसमें कुछ जिसे कहते हैं ना वो रिस्क कम होता है, क्योंकि आप प्रॉपर उन्हीं मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें रिस्क जरा कम रहता है, तो उसमें, और जबकि जो नए जनरेशन वो कुछ नयापन लाने के प्रयास में कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकती है, क्योंकि उनके अंदर अभी जोश है काम करने का। तो एज डिफरेंस भी है, वो भी सिलेक्शन में अपना प्रभाव डालता है। फिर है इंटरेस्ट, जो व्यक्ति परसीव कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को या इवेंट को, वहां से उन बहुत सारी इवेंट्स में से सिलेक्ट कर रहा है, वो व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट क्या है, वो किस इंटरेस्ट का व्यक्ति है, उस पर भी वो डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ दैट स्टिमुलेंट। फिर आवश्यकता, नीड, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो इंटरेस्ट है भाई, नीड तो पूरी हो जाएगी तो फिर उसका वो परसेप्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बना रहता है। तो नीड और इंटरेस्ट में यहाँ अंतर हो जाता है। नीड, अब उसकी आवश्यकता क्या है, उसको ऐसे टाइप के व्यक्ति, फॉर एग्जांपल उसको ऐसे टाइप के व्यक्ति चूज करने हैं जो उसके काम को करते रहें, चाहे वो अपने काम में इतने परफेक्ट ना भी हो, लेकिन जो कहता जाए उसके अकॉर्डिंग वो सुनते जाए, ये उसकी वर्तमान समय में नीड है। लेकिन जब उसकी नीड पूरी होगी, नहीं अब तो मुझे वैसा व्यक्ति चाहिए जो नयापन वाली बात करे, नए तरीके से इस काम को करे, तो नीड बदल गई तो हमारा सिलेक्शन का तरीका बदल गया। अभी तो उसने वैसे सिलेक्ट कर लिए जो व्यक्ति आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहे, यस सर कहते रहे, चाहे वो ज्यादा अपने काम में कॉम्पिटेंट ना भी हो, लेकिन जैसे नीड बदली कि नहीं भैया अब तो वो व्यक्ति चाहिए जो बात को सही तरीके से, टेक्नोलॉजी सही प्रकार से जानते हो, जो अपने काम में परफेक्ट हो, मास्टर हो, ऐसे व्यक्ति चाहिए। तो जैसे नीड बदली वैसे हमारा सिलेक्शन भी बदल गया एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है, मैंने बताया था आपको एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब ये होता है मिक्स्ड फीलिंग, मतलब आप कंफ्यूज हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा चूज करने में जो है वो क्लियर नहीं है। तो ऐसे में आप यदि इस कंफ्यूज स्टेट में हैं, भाई किसी व्यक्ति को आप किसी काम के लिए चूज कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये काम तो बहुत अच्छे से अपने काम में परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो, मेहनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचने लगे कि आपको किसी काम के लिए परफेक्ट व्यक्ति चाहिए, आप तो सोचेंगे दिमाग तो बहुत ज्यादा नहीं रखता, इसके इतना वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन ही इज हार्ड वर्किंग,
ठीक है, आप उसके दोनों उसके विशेषता को जानते हो कि ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज हार्ड वर्किंग, तो क्या मैं उसको चूज करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो काम को मेहनत से कर सके। अब मैं कॉम्पिटेंट व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति चूज कर लूँ और वो व्यक्ति हार्ड वर्किंग ना करता हो, हार्ड वर्क ना करता हो, किसी मेहनत से काम नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति हो सकता है सही तरीके से काम करे। या फिर मैं किसी हार्ड वर्किंग को चुन लूँ और वो व्यक्ति उतना इंटेलिजेंट ना हो, तो वो तरीके से हो सकता है फिर वो हार्ड वर्क तो करेगा, लेकिन वो हार्ड वर्क भी क्या काम करेगा जब वो काम को सही तरीके से उतना इंटेलिजेंटली नहीं कर पाएगा। तो ये कंफ्यूज स्टेट भी कई बार जो है वो हमारी सिलेक्शन को जो है इन्फ्लुएंस करती है कि हम ऐसे में क्या सिलेक्शन करेंगे। क्या हम वो हार्ड वर्किंग व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे या फिर हम इंटेलिजेंट व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे। तो ये स्थिति भी जो है कहीं ना कहीं ये भी कई बार हमारी स्टेट ऑफ माइंड ऐसा रहता है, जैसे हम कोई चीज चूज करते हैं तो यार ये करें या ये करें, भाई ये करना चाहिए ये करना चाहिए। तो ये कंफ्यूज स्टेट भी जो है वो हमारे सिलेक्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा? जैसे मैं आवाज चली गई थी, हाँ आवाज मैं कट कट के आ रही थी एक बार बीच में। तो मैंने वो बताया आपको, एम्बीवैलेंस बता रही थी मैं एम्बिवेलेंस आपको, बता रहे थे मैम, यस मैम। मिक्स फीलिंग बता रही थी। भाई कई बार इंसान जो है सिलेक्शन करते ना कंफ्यूज स्टेट में भी होता है, तो ये सिलेक्ट करे या ये सिलेक्ट करे, इसमें ये कमी है और इसमें ये कमी है, इसमें ये फायदा है या इसमें ये फायदा है। तो ये चीज भी जो है वो कहीं ना कहीं जो उस व्यक्ति सिलेक्शन को क्या चीज सिलेक्ट होके आ रही है, क्या स्टिमुलस को सिलेक्ट कर रहा है, उस पर वो प्रभाव डालती है। फिर है पैरानॉइड परसेप्शन। पैरानॉइड का मतलब क्या है कि जो कि कोई व्यक्ति जो है ऐसी सोच का हो, जो बहुत ही सिलेक्टिव सोच का हो कि उसे पर्टिकुलरली ऐसे ही चीज को सिलेक्ट करना है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों के साथ जो है बहुत ज्यादा जो है वो समझौता करके या अन्य व्यक्तियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके नहीं चल पाता, क्योंकि वो अपनी एक पर्टिकुलर सोच, भाई मुझे ऐसी चीज चुननी है जो इस टाइप से ही सोच रखता हो, तो मैं ऐसे व्यक्ति को खोजती रहूं जो इस टाइप के रूल रेगुलेशन या इस टाइप के मॉरल वैल्यूज को अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देता हो। कई बार होता है भाई हम अपने समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आवश्यकताओं को अपने तरीके को मोल्ड कर लेते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि उसे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए हर परिस्थिति, कुछ भी परिस्थितियां, लेकिन उसकी सोच क्या, वो ऐसे ही व्यक्ति की मांग करता है। तो यस ऐसे मैम। में जो है वो किसी और व्यक्ति के साथ इस मामले में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। तो इसको हम पैरानॉइड परसेप्शन मान के चलते हैं। मतलब इस तरीके से ये फैक्टर भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई में प्रभावित करता है, क्योंकि फिर इन्वायरमेंट से केवल हमारी जो सिलेक्शन हो जाएगी वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट भी हो जाएगी, कि हमें बहुत ज्यादा पर्टिकुलर जो है हम अपनी सोच में हो जाते हैं। तो यस मैम, ऐसे में लिमिटेड। ये है ना, तो ये सब यस चीजें मैम। जो हैं वो हमारे जो है सिलेक्शन को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारे सिलेक्शन को प्रभावित करने का काम करते हैं। अब यस परसेप्चुअल मैकेनिज्म में दूसरा पॉइंट हमने क्या दिया था, ऑर्गेनाइजेशन किया। यस ठीक है, मैम। नहीं पहले हमारा क्या था, परसेप्चुअल सिलेक्शन, और दूसरा सिलेक्शन। हमारा परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। उसको मेन पॉइंट को टारगेट रखना, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे ये किस तरीके से पूरा जो है वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा। आप उसको एक फिगर बनाकर भी इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है कि नहीं, यस पहले यस। आप ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, फिर उसमें मैनेजर, फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, फिर उसमें आप उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट लिखेंगे ह्यूमन बिहेवियर का, एक परसेप्शन। तो उसमें आप परसेप्शन में पूरे तरीके से लिखेंगे किस तरीके से उसके कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से इस कंपोनेंट में ये जो पॉइंट है उसके हम सब पॉइंट हैं। तो आपको इस तरीके से जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तब इसलिए मैं पॉइंट को रिलेट करते हुए चल रही हूँ। तो आप जो है वो है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी यस हेडिंग मैम। डालो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले हम समझेंगे परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, और जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो हम किस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो हमने सिलेक्शन किया है, देखो हमने एनवायरनमेंट में से जो चीजें, जो स्टिमुलाई को हमने सिलेक्ट किया है, उसको मीनिंगफुल सिलेक्शन में ट्रांसफॉर्म करना, उस मीनिंगफुल सिलेक्शन में कन्वर्ट करना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है।
ठीक है, ये बेसिकली एक सब्जेक्टिव प्रोसेस भी हो सकता है, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है या उस परसीवर पे डिपेंड करता है जो उसको परसीव कर रहा है, और ये व्यक्ति जो पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफर करेगा। यदि ऑर्गेनाइज करने का काम मैं कर रही हूँ तो मैं उनमें से सिलेक्ट किए हुए में से और चीज़ों को सिलेक्ट करूंगी। यदि आप कर रहे हो तो आप अपने तरीके से कर रहे हो, यदि कोई और कर रहा है तो वो अपने तरीके से करे। तो इस तरीके से वो एक सब्जेक्टिव प्रोसेस भी माना जाता है। इसमें हम जो हमने इंफॉर्मेशन जो सिलेक्ट किया इसको हम मीनिंगफुल सिलेक्शन में कन्वर्ट करना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता। जब उसे हम यस मैम। मीनिंगफुल सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसे दो चीज़ों को ध्यान, मतलब एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जो हम जिसको हम जिस इंफॉर्मेशन को हम रेलिवेंट मान रहे हैं, सिग्निफिकेंट मान रहे हैं, उसको हम फिगर कहेंगे, दैट इज कॉल्ड फिगर। और जो चीज जो ऑब्जेक्ट जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कोई कोई रेलिवेंस नहीं है, उसको क्या करेंगे, ग्राउंड कहेंगे। ठीक है, तो जो परसीवर जब सिलेक्ट करता है और जो उसके रेलिवेंट होती है इंफॉर्मेशन उसको वो फिगर कहता है, और जो उसके लिए इनसिग्निफिकेंट होती है उस पोर्शन को, उस इंफॉर्मेशन की पोर्शन, उस पार्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ग्राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने अपने इंफॉर्मेशन को सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में पहला स्टेप वो ये अदा करता है। फिर नेक्स्ट है परसेप्चुअल ग्रुपिंग। तो क्या करता है, उसकी परसेप्चुअल ग्रुपिंग करने का काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप करता है, ग्रुपिंग करने के बाद काम करता है सिंप्लीफिकेशन। यस ठीक है, सबसे पहले हो गया फिगर ग्राउंड करना है उसको। ठीक है, फिर करना है उसको परसेप्चुअल ग्रुपिंग, और फिर करना है उसको सिंप्लीफिकेशन। यस मैम। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं अब ग्राउंड और फिगर ग्राउंड तो आपने समझ लिया। फिगर ग्राउंड क्या है कि जो उसमें से रेलिवेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, उसको वो फिगर में इंक्लूड, फिगर में कैटेगराइज कर देगा, और जो इरेलीवेंट है, जिसका कोई रोल नहीं है, जिसका कोई जरूरत नहीं है, उसको वो किसमें कर देगा, उसको वो ग्राउंड की कैटेगरी में इंक्लूड। इस प्रकार से दो तरीके से वो अपनी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, यस ग्राउंड मैम। और फिगर के रूप में। ठीक है, अब जो ग्राउंड वाली है, वो जो ग्राउंड वाली है उसको अलग कर देगा, वो उसको चाहिए नहीं, इररिलेवेंट है। ठीक है, अब फिगर वाली को वो क्या करेगा। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। हम अपनी सेलेक्ट की हुई सिलेक्टिव, क्योंकि हमने क्या किया ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या था, हम उसको ज्यादा मीनिंगफुल बना रहे हैं, तो हमने जो इंफॉर्मेशन सेलेक्ट की हुई है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम किसी चीज को सिंपली, जिसे कहते हैं सरलीकरण, मतलब एक यस साइंटिफिक तरीका है, हम उसको क्या कहते हैं, उसको नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सरलीकरण करना, यानी सिंप्लीफिकेशन करना, जिससे हम उस इंफॉर्मेशन को हम इजियर वे में समझ सकें, वो ज्यादा मीनिंगफुल हमारे लिए बन जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब यस इसमें मैम। मैंने अब इसमें पहला पॉइंट, इससे पहले फिगर ग्राउंड के बाद क्या बताया था, परसेप्चुअल ग्रुपिंग। यस मैम। अब जब हम परसेप्चुअल ग्रुपिंग करने की बात करते हैं तो उस ग्रुपिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिमिलैरिटी। ग्रुपिंग का जो बेस है सिमिलैरिटी, यस मैम। प्रॉक्सिमिटी, ये है द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग। यस मैम। या प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग, और उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए जिसने सबसे पहले इन चीजों को इंक्लूड किया था। द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय जॉल्ट, वो स्पेल आउट कर देते हैं, GESTALT। ठीक है, वो एक मैम साइकोलॉजिस्ट मैं था। मैं एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। जी ई। जी ई जी यस मैम। ई STALT, फिसॉल्ट, आप जैसे भी उसको यस प्रोनाउंस मैम। करें। ठीक है, वो एक साइकोलॉजिस्ट था। उसने ये प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग, उसने ये सबसे पहले इन सब चीजों को, इन प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया था। तो सबसे पहले है सिमिलैरिटी, यस मैम। फिर नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी, यस मैम। फिर नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूटी, यस मैम। एरिया, कंटिन्यूटी, यस मैम। एरिया, एरिया। यस मैम एंड एरिया। फिर लास्ट है क्लोजर।
यस मैम। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जिनके आधार पर ग्रुपिंग करने का काम किया जाता है। ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी कि बहुत सारे पोर्शन हो गया, इसमें आपको रिमाइंड करने में पूरा उसको समझने में थोड़ा सा लगेगा टाइम, तो मैं यस आपको मैम। दोबारा से उसको कर देती हूँ। जैसे मैंने आज आपको कंपोनेंट्स बताए हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस परसेप्चुअल प्रोसेस। उसमें सबसे यस पहले मैंने आपको बताया कि इनपुट है, इनके इनपुट के बाद परसेप्चुअल मैकेनिज्म है जिसमें आप सिलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसके बाद आप एक आउटपुट आपका निकल के आता है जिसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हैं। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ द परसेप्ट। परसेप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया किस तरीके से परसेप्चुअल क्या कहते हैं मैकेनिज्म में जो सबसे पहले मैंने आपको बताया सिलेक्शन जो करते हैं वो किन किन तरीके से करते हैं, किस तरीके से जब हम कहते हैं सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब क्या है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं, वो मैंने आपको बताया, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर हैं। फिर यस मैम। आपको नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इसमें नेक्स्ट आपका स्टेप आता है, वो आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यस मैम। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है कि आप सिलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल सिलेक्शन में कन्वर्ट करें, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप फिगर ग्राउंड करते हो। फिगर ग्राउंड करने का मतलब ये है जो रेलिवेंट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड। आवाज कट गई। अब अब आ रही है बेटा? हेलो? यस आवाज कट गई थी, अब आ रही है। अब आ रही है ना? ठीक है, तो यस मैंने मैम। फिर आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है किस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन को आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, और जब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो तो इसका मतलब क्या है, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले है ग्राउंड फिगर। ग्राउंड फिगर या फिगर ग्राउंड जिसे आप कहते हैं, फिगर ग्राउंड करने का मतलब ये होता है कि आप जो इररिलेवेंट पोर्शन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड as ground, and that portion which is relevant, significant, which is considered as फिगर। तो आप इस तरीके से उसको पहले अलग कर लेते हो, फिर आप उनकी ग्रुपिंग करते हो जिसे आप परसेप्चुअल ग्रुपिंग कहते हैं। फिर उसके बाद ग्रुपिंग करने के बाद आप सिंप्लीफिकेशन करते हो, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप पाएंगे उसको वो ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली हो सकती है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि आप यस मैम। उसमें उसे सिंपल सरलीकरण कर लो जिसके माध्यम से आप सही तरीके से उस मैम इंफॉर्मेशन आवाज कट रही है। जब अब आ रही हो बेटा? हेलो। हेलो? हाँ बेटा, अब आ रही है आवाज? हेलो? हेलो? आवाज आवाज चली गई। यस मैम। यस मैम अब आई। आवाज बीच तो में वो कनेक्शन शायद वीक हो जाता है शायद। हाँ वीक हो जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को सही परिप्रेक्ष्य में सही मीनिंगफुली हम उसको समझ सकें। ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है, हमें एक यस परसेप्शन मैम। के बारे में एक दृष्टिकोण बनाना है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है दृष्टिकोण बनाने के संदर्भ में ही पूरा चल रहा है। तो जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को तब तक हम सही मीनिंग उसका नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, फिर अब जब हमने ग्रुपिंग करने की बात कहते हैं तो ग्रुपिंग करने में हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं कि सिमिलैरिटी के हिसाब से ग्रुपिंग हो रही है, प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से ग्रुपिंग हो रही है, कंटिन्यूटी के हिसाब से ग्रुपिंग हो रही है, एरिया के हिसाब से ग्रुपिंग हो इसका रही मतलब प्रॉक्सिमिटी मैम, प्रॉक्सिमिटी है। जैसे। नहीं वैसे तो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी कि आप पूछ रहे हो, मैं आज थोड़ा बता देती हूँ। सिमिलर का मतलब सिमिलैरिटी का मतलब ग्रुपिंग का बेस जो है, सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन या जो ऑब्जेक्ट्स जो सिमिलर नेचर के हैं आप उनको साथ कैटेगराइज कर दो। ठीक है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आप 5 क्राइटेरियाज आपने अपने ह्यूमन बिहेवियर के लेके चलो, कौन ईमानदार है, कौन इंटेलिजेंट है, आपने 5 क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल बना दिए ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, आप जिन 2 लोग आप और आपने मान लो 50 लोग सिलेक्ट किए उस एनवायरनमेंट में से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपको इन दोनों में से ईमानदार लग रहे हैं उसको सिमिलर को एक साथ कर दोगे, इन 10 लोगों को एक साथ कर दोगे, इन 10 लोगों यस। को एक साथ कर, इसे कहते हैं सिमिलैरिटी के आधार पर। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है जहां पर वो पूरी तरह से सिमिलर ना हो लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हों। जैसे फॉर एग्जांपल भाई एक जैसे कैरेक्टर के नहीं है लेकिन ये सारे एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है जहाँ एनालॉग पूरी तरह से सिमिलर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं एक जुड़ाव का मुद्दा, जुड़ाव का फैक्टर उसके अंदर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनमें चलो फैमिली छोड़ो,
फॉर एग्जांपल हमने जैसे उनकी करनी है ब्लड ग्रुप्स की करनी है, जैसे एक होता है कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं, यस ठीक मैम, है। डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स भी आ जाएंगे, लेकिन एक है कि जो सबको नहीं दे पाएगा, तो उसमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनमें एक मेन चीज क्या है कि वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, ठीक है। और एक यस ये है मैम, कि एक बिल्कुल अलग है कि वो यूनिवर्सल डोनर नहीं कहलाता, ठीक है, इस यस तरीके यस से। मैम, या फिर आप इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं कि आपने 10 लोग चुनने हैं, तो आपने क्या करे कि 2 ग्रुप्स बना दिए, ये 10 लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी लिए हुए हैं, अलग अलग इनकी खासियतें, लेकिन आपने 2 ग्रुप किस हिसाब से बनाए, प्रॉक्सिमिटी के साथ, कि 5-5 जो हैं वो एक ही फैमिली के साथ जुड़े हैं, ये 5-5 लोग इनमें एक ही फैमिली के साथ जुड़े हैं, एक ही फैमिली को कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, ठीक है। यस मैम, ये कहने का मतलब, अब समझ में आया, प्रॉक्सिमिटी यस जो होती है वो एक पूरी तरह से सिमिलर नहीं होकर कहीं ना कहीं उसमें जुड़ाव जो है हमको दिखाई यस देता है, मैम, ठीक है। अब बाकी पॉइंट्स मैं आपको यस कल मैम। पूरी तरह से क्लियर करूंगी, इसमें और भी हैं कोई कंटिन्यू। ऐसा अंकल बता दीजिए, कोई हाँ, नहीं कल बताऊँ। बता दूंगी, क्योंकि अभी अभी यस, आपके साथ बहुत सारी मैं करने को तो आज कंटिन्यू करती हूँ, बहुत सारी हो गया, क्योंकि अब आपको इसे इंटरप्रिटेशन भी पढ़ना है, उसमें इंटरप्रिटेशन में भी बहुत सारे आएंगे, जैसे सिलेक्टिव परसेप्शन है, एट्रीब्यूशन है, स्टीरियोटाइपिंग है, हैलो इफेक्ट है, उसमें बहुत सारे, तो जितने मैंने आज पढ़ाया है उसमें आप पूरे पढ़िएगा, समझिएगा, और एक मैंने कहते हैं एक फिगर बना लीजिए, एक वो बना लीजिए, जिससे आपको स्ट्रक्चर से आपको प्रॉपरली जो है वो समझ में आ जाए, यस मैम, यस मैम, आपको समझ यस में मैम, आएगा इससे, क्योंकि जब हम ऐसे पढ़ते हैं विदाउट एनी कंटेक्स्ट ना, तो हमें चीज प्रॉपर परसेप्शन, जैसे मैं आपको परसेप्शन में जब आपको इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर साइज, अब सडनली होगा कि साइज इसमें क्या रोल प्ले करेगा, तो फिर जब मैंने आपको कंटेक्स्ट बताया कि भाई हम ह्यूमन बिहेवियर, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, जब मैं उसको कनेक्ट करते चले जाते हैं, तो वो हमें वो चीज जो है विदाउट विद प्रॉपर कंटेक्स्ट जो है हमको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने लगती है, ठीक है। तो आप इस यस, तरीके यस, से उसको समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे, चाहे अभी कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए, या कल पहले आप मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यस, ओके मैम। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नो नहीं है, मैम, नो तो अब मैम, आप नो जाके मैम। पढ़िएगा, समझिएगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप उसको स्टडी करिए, फिर आप मुझसे ठीक, पूछिएगा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यस मैम, यस मैम, ओके, थैंक यू। ओके मैम।